Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the lecture of control system. आज हम चैप्टर नंबर 9 को ही कंटिन्यू करेंगे, डिज़ाइन वाया रूट लोकस। आज के लेक्चर का कंटेंट है लैग कंपनसेशन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पीआई कंपनसेशन देखी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे लैग कंपनसेशन, हाउ टू डिज़ाइन द लैग कंपनसेटर फॉर योर सिस्टम। बेसिकली जो आपके पास लैग कंपनसेटर होता है ये एक ट्रांसफर फंक्शन होता है, ठीक है। इस ट्रांसफर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी सी ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस वन बाई ए टी डिवाइडेड बाई एस प्लस वन बाई टी। ये जो आपके पास टर्म्स हैं ये आपके पास जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास सिस्टम के कंपनसेटर के पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस ट्रांसफर फंक्शन को हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, लैग कंपनसेटर। अगर आपके पास कोई सिस्टम है जी ऑफ एस जिसके लिए आप लोगों ने कंपनसेटर डिज़ाइन करना है, तो उसका जो जी सी ऑफ एस होगा वो बेसिकली जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो इस फॉर्म का होगा। लैग कंपनसेटर में हम लोग यूज़ करते हैं स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अब क्वेश्चन ये प्राइज होता है कि जब हम लोग पीआई कंपनसेटर डिज़ाइन कर रहे हैं वो भी स्टेडी स्टेट एरर को ही उसकी परफॉर्मेंस को ही इम्प्रूव कर रहा होता है, तो हमें लैग कंपनसेटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जो पीआई और लैग कंपनसेटर के दरमियान डिफरेंस है वो ये है कि आपके पास जो पीआई कंपनसेटर होता है बेसिकली वो एक्टिव नेटवर्क से मिलकर बनता है, जिसे हम कहते हैं जैसे आपके पास एम्पलीफायर्स होते हैं। अब एम्पलीफायर जहाँ आपके पास यूज़ हो तो आपके पास एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आपके पास जो लैग कंपनसेटर होता है ये लेस एक्सपेंसिव होता है और पैसिव नेटवर्क के थ्रू आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जो आपके पास पीआई कंपनसेटर था उस केस में आपके पास एरर तो बिल्कुल जीरो हो जाता है, लेकिन उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज में ये आप कह सकते हैं कि उसका जो एरर है स्टेडी स्टेट एरर को बिल्कुल जीरो कर देता है, ठीक है, लेकिन उससे आपके पास क्या होता है, सिस्टम की टाइप इंक्रीज हो जाती है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि वो एक्टिव एलिमेंट से बनता है। लैग कंपनसेटर के केस में आपके पास ये क्या करता है, एरर को मिनिमाइज कर देता है, इक्वल टू जीरो नहीं करता। इससे आपके पास जो है सिस्टम की टाइप इंक्रीज नहीं होती, ठीक है, और ये आपके पास लेस एक्सपेंसिव होता है। लैग कंपनसेटर को डिज़ाइन करने के समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि आप अपने सिस्टम के लिए लैग कंपनसेटर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, डिज़ाइन अ लैग कंपनसेटर फॉर अ सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज जी ऑफ एस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर। अब हमने इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन देखनी। एक तो हमने देखना है कि इस सिस्टम की डैम्पिंग रेशियो 0.5 हो, इस सिस्टम का सेटलिंग टाइम 10 सेकंड हो, इस सिस्टम का वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, अगर आपको याद हो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट क्या था, के वी, दैट शुड बी इन बिटवीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करना है, इस सिस्टम के लिए इन स्पेसिफिकेशंस को अचीव करना है। इसमें ये जो आपके पास सेटलिंग टाइम है बेसिकली ये आपके पास किस रीजन में आता है, ये ट्रांजिएंट रीजन में आता है, तो हमारा इससे लेना देना नहीं है। हम लोग बेसिकली किसको देख रहे हैं, स्टेडी स्टेट रीजन को देख रहे हैं। स्टेडी स्टेट रीजन के अंदर आपके पास स्टेडी स्टेट एरर आता है, तो हम लोग जो अपना सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, जो लैग कंपनसेटर डिज़ाइन करेंगे वो इस वेलोसिटी एरर कांस्टेंट के लिए डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग अपनी आसानी के लिए इस सिस्टम का वेलोसिटी एरर कांस्टेंट फाइंड आउट करें, ये जो आपके पास सिस्टम गिवन है इस सिस्टम का वेलोसिटी एरर कांस्टेंट फाइंड आउट करें तो क्या होता है, लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस इंटू के डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर। हम ये देखते हैं ना कि हमारा कंपनसेटर डिज़ाइन करने से पहले इस सिस्टम का वेलोसिटी एरर कांस्टेंट क्या था, ठीक है। यस, इस अगर ऐसे कैंसिल आउट हो जाए तो ये के नहीं, ये 1 होगा ना। तो अब इसके पास आपके पास जो चीज़ बची वो क्या बची, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करूँ तो 1 डिवाइड बाई 5 आपके पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ऐसे कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा स्टेडी स्टेट एरर के वी, तो 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल पॉइंट क्या आएगा, 0.2, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0.2। अब ये जो मेरे पास स्टेडी स्टेट एरर है, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट है वो 0.2 है, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मुझे नीड है वो है वेलोसिटी एरर कांस्टेंट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो अब मैंने इस सिस्टम के लिए लैग कंपनसेटर डिज़ाइन करना है जिसका वेलोसिटी एरर कांस्टेंट क्या हो, 5 या 5 से ग्रेटर हो। तो उसके लिए हम लोग इस एग्जांपल की मदद लेते हैं कि कैसे आप लोग इस सिस्टम के लिए लैग कंपनसेटर को डिज़ाइन करेंगे। लैग कंपनसेटर डिज़ाइन करने के लिए हम जो सबसे पहला स्टेप लेते हैं वो आपके पास है ड्रा अ रूट लोकस, ठीक है। रूट लोकस हम लोगों ने 8 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको वो चीज़ें आती होंगी। अगर नहीं आती स्टिल उसके लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको पढ़ के दोबारा रूट लोकस को रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए मैं रूट लोकस वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं वो थोड़ी सी
जल्दी के साथ गुजारूंगा क्योंकि मैं यही जूम करूंगा कि आप लोगों को रूट लोकस क्लियर है। रूट लोकस में सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ पोल्स देख लिया हमने, नंबर ऑफ जीरोस देख लिए, नंबर ऑफ ब्रांचेस देख लिया आपने, और फिर उसके बाद के की वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हम लोग रियल एक्सिस के ऊपर रूट लोकस को देखेंगे, आपका रूट लोकस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो एक पोल आपका 0 पे पड़ा हुआ है, एक पोल आपका -1 पे पड़ा हुआ है, और एक पोल आपका -4 पे पड़ा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रीजन है मेरे पास, ये जो मैं ग्रीन के साथ येलो के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, दैट रीजन लाइज ऑन रियल एक्सिस। यहाँ पे आपका रूट लोकस जो है इस पॉइंट के ऊपर रियल एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द सेगमेंट बिटवीन s=0 एंड s=-1, ये आपके पास क्या है 0, और ये आपके पास क्या है -1, ठीक है, और ये आपके पास क्या है -4। तो आपके पास बाकी जो रीजन है वो फ्रॉम s-4 टू इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी ये रीजन आपके पास और ये रीजन आपके पास जो है ये रियल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे रूट लोकस आपका एग्जिस्ट कर। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आता है सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स। सेंट्रॉइड ऑफ एसिम्प्टोट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास रिलेशन होता है सिग्मा ए इज इक्वल टू सम ऑफ पोल पोजीशन माइनस सम ऑफ जीरोस पोजीशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो आपका एक पोल 0 पे पड़ा हुआ है, एक -4 पे पड़ा हुआ है और एक -1 पे पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि आपके पास टोटल पोल 3 है और जीरोस आपके पास क्या है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ से आपके पास जो सिग्मा ए की वैल्यू आती है वो क्या आती है 1 पॉइंट समथिंग आएगी, -5/3, ठीक है। अब आप कहते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स आपके पास क्या रिलेशन होता है, आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू 2k + 1 डिवाइडेड बाय पोल माइनस जीरोज इंटू 180 डिग्री। तो वन k इज इक्वल टू 0, φ1 आपके पास 60 डिग्री आएगा, वन k इज इक्वल टू 1, φ2 आपके पास 180 डिग्री आएगा, वन k इज इक्वल टू 2, φ3 आपके पास क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। अब आपके पास जो रूट लोकस बेसिकली बनेगा वो इस किस्म की सिचुएशन का बनेगा, ठीक है। एक पोल आपका 0 पे है, एक पोल आपका -1 पे है, एक पोल आपका -4 पे है। आपके पास जो सेंटर ऑफ एसिम्प्टोट आया वो बेसिकली क्या है -5/3 विच इज इक्वल टू -1.6। तो -1.6 अगर ये 0 है ये 1 है तो -1.6 आपके पास कोई ये पॉइंट होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने ये सारे के सारे एंगल्स ड्रा करने हैं, 60 डिग्री 300 डिग्री और ये आपके पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये आपके पास क्या हो गए एंगल्स प्लॉट हो गए। अब आपने क्या करना है ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए होती है, आप लोगों को करेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो बेसिकली s³ + 5s² + 4s + k = 0, ये आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल लेते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट्स आपके पास आएंगे, s1 आपके पास आ गया -2.86 और s2 आपके पास आ गया -0.46। हम इसमें कंसिडर करेंगे -0.46 एज अ ब्रेक अवे पॉइंट। क्यों हमने ये कंसिडर किया, क्योंकि अगर आप लोग अपने रूट लोकस को देखें तो एक पोल आपका 0 पे है, एक पोल आपका -1 पे है और दूसरा पोल आपका -4 पे है, -4 -1 एंड 0। तो -2.86 जो पॉइंट है आपके पास बेसिकली वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है, और जो आपका रूट लोकस जो रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है वो ये पॉइंट है। तो आपके पास ये जो पॉइंट है ब्लैक डॉट वाला ये बेसिकली रूट लोकस के अंदर शामिल नहीं है ये वाला पॉइंट। तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करता है। तो ये जो पॉइंट है ये रूट लोकस के अंदर एग्जिस्ट करता है और ये दो पोल्स के दरमियान में भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये वो पॉइंट होगा जहाँ से आपके जो पोल्स हैं वो रियल एक्सिस को छोड़ के जाएंगे इन्फिनिटी की तरफ। तो हमारे पास जो ब्रेक अवे पॉइंट हुआ वो बेसिकली ब्रेक अवे पॉइंट कौन सा आपके पास आ गया, ब्रेक अवे पॉइंट आ गया आपके पास -0.46 या 0.5। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं जे ओमेगा क्रॉसिंग। जे ओमेगा क्रॉसिंग के लिए भी हम लोगों को पता है कि हमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद चाहिए होती है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने पहले प्रीवियसली कैलकुलेट कर थी, s³ + 5s² + 4s + k। तो यहाँ से अगर मैं राउट टेबल की मदद से इसकी रेंज फाइंड आउट करूँ तो रेंज मेरे पास क्या आएगी 0 और 20 के दरमियान। राउट टेबल हम लोग कैसे ड्रा करते हैं ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में देख लिया है, तो होपफुली आपको उस चीज़ का आइडिया होगा। स्टिल अगर आपको रिवाइज करना है तो लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको सुन के दोबारा राउट टेबल को रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं k की वैल्यू को 20 पुट करूँ तो मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है 5s² + k = 0 विच इज इक्वल टू 5s² + 20 = 0। तो यहाँ से मेरे पास s की वैल्यू आएगी ±j2। हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों बनाई ये भी चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था राउट टेबल वाले चैप्टर्स में।
तो व्हेन k इज इक्वल टू 80 सिस्टम पोज ऑन इमेजिनरी एक्सिस एंड सिस्टम विल ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस पे जो आपके पास एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा है। तो यहाँ से हमारे पास ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 हर्ट्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें फिलहाल जो पॉइंट चाहिए था वो हमें चाहिए था जे ओमेगा क्रॉसिंग, जो कि हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस J2, जे ओमेगा क्रॉसिंग हमारे पास आ गई, हमारे पास रियल एक्सिस की ऊपर ब्रेक अवे पॉइंट आ गया। तो यहाँ से हम लोग अपना कंप्लीट रूट लोकस ड्रा कर सकते हैं। तो अब अगर अपना कंप्लीट रूट लोकस अगर मैं ड्रा करूँ तो मेरे पास जो रूट लोकस बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा। एक पोल मेरे पास ये है, एक पोल मेरे पास ये है, एक पोल मेरे पास ये है। ठीक है, तो रियल एक्सिस की ऊपर मेरे पास जो पॉइंट हैं वो ये पॉइंट है, और यहाँ से ये इन्फिनिटी वाले पॉइंट है। जो मेरे पास ब्रेक अवे सेंटर ऑफ एसिम्पटोट्स आया था वो कुछ ये पॉइंट आया था। ठीक है, यहाँ से अगर मैं अपने एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स ड्रा करूँ तो ये 60 डिग्री है, ये आपके पास 300 डिग्री है, और ये आपके पास 180 डिग्री है। तो जो ब्रेक अवे पॉइंट आपके पास आया था वो ये पॉइंट आया था। अब आपके पास जो पॉइंट आए थे जे ओमेगा क्रॉसिंग वाले, वो एक पॉइंट ये आया था, एक पॉइंट ये आया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको मिलाऊँ तो मेरे पास जो रूट लोकस बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा। एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से ये इस तरफ चला गया। तो ये बेसिकली आपके पास क्या बन गया, रूट लोकस बन गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से आगे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है लैग कंपनसेटर। रूट लोकस जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से आगे जो आपके पास स्टेप 2 आता है वो आता है ड्रा अ लाइन फॉर जीटा इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, ये आपने ऑरिजिन से एक वेक्टर ड्रा करना है जीटा इज इक्वल टू 0.5 का। अगर आपको पी आई कंपनसेटर वाला लेक्चर याद हो तो वहाँ हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कॉज इनवर्स 0.5 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, वहाँ आपके पास 102 डिग्री आया था और 78.8 डिग्री आया था। तो आपने इसको नेगेटिव एक्सिस के साथ ड्रा कर देना है, नेगेटिव रियल एक्सिस के साथ। जब मैं इसे नेगेटिव रियल एक्सिस के साथ ड्रा करूँगा तो ये ऑरिजिन से मेरे पास फॉर एग्जांपल ये चीज़ आ गई। नेगेटिव रियल एक्सिस से मुराद क्या है कि यहाँ से ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ये आप प्रोटेक्टर के साथ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये वेक्टर रियल एक्सिस को कट करता, रूट लोकस को कट करता है, उस पॉइंट को आप मार्क कर दें। यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ आपका डोमिनेंट पोल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये डोमिनेंट पोल की पोजीशन आ गई। अब आपने जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है वो इस डोमिनेंट पोल से करनी है। तरह से मार्क कर देता हूँ, ये आपके पास पॉइंट जो है ये आपके पास कौन सा है, डोमिनेंट पोल है। ठीक है, तो ये आपके पास रूट लोकस बन गया और ये आपने वेक्टर ड्रा कर दिया 0.5, जीटा इज इक्वल टू 0.5 पे। यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी बेसिकली ये जो आपके पर्पल लाइन में मैंने मार्क किया हुआ है ये आपके पास डोमिनेंट पोल की पोजीशन है। जब आपका पोल इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो आपके पास डंपिंग रेशियो 0.5 होगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पोल को पहुंचने के लिए आपको जो के की वैल्यू चाहिए होगी वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको मार्क कर देते हैं। मैं कहता हूँ ये जो पॉइंट था ये बेसिकली जो डोमिनेंट पोल वाला पॉइंट था, इसे मैं पॉइंट ए कह देता हूँ। ठीक है, ये मैं कहता हूँ ये मेरे पास ए पॉइंट था। ठीक है, अब इसको मैं कहता हूँ ये जो आपके पास पॉइंट पोल एट ऑरिजिन है इसे ओ पॉइंट कह देता हूँ। ठीक है, इसे मैं कह देता हूँ ये मेरे पास क्या है, ओ पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ये आपके पास बी पॉइंट है, और ये जो पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है ये आपके पास क्या है, सी पॉइंट है। तो आपने के की वैल्यूज अगर फाइंड आउट करनी है तो आपने वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, आपने ओ ए फाइंड आउट करना है, आपने ए बी फाइंड आउट करना है, आपने ए सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो ओ ए बेसिकली आपके पास क्या है, ये वेक्टर है। ठीक है, ओ बी आपके पास ये वेक्टर है, ओ ए सी आपके पास क्या है, ये वेक्टर है। अब इन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने रूलर लेना है। ठीक है, और इनके डिस्टेंस मेजर करना है, क्योंकि आप लोग ये रूट लोकस ग्राफ पेपर के ऊपर बनाते हैं तो आपके पास डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा अगर आपने सेम स्केल रखा हुआ है। ठीक है, तो इन्हें आप लोगों ने इंचेस में मेजर करना है। जब आप इसे इंचेस में मेजर करेंगे तो ओ ए आपके पास कितना आ जाएगा, 0.8। आपके पास ए बी कितना आ जाएगा, 0.9। आपके पास ए सी कितना आ जाएगा, 3.7। ठीक है, जब आप इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 2.7। ये वो वेक्टर्स थे जो आपके पास किसके दरमियान में थे, पोल्स के दरमियान में थे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास सिस्टम के अंदर कोई जीरो भी मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे कोई जीरो फॉर एग्जांपल मौजूद है, तो ये एक वेक्टर मेरे पास आ जाएगा,
ओ ए डी का, तो मैं क्या करूँगा के की वैल्यू को डिवाइडेड बाय ए डी कर दूंगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास कोई जीरो सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है तो ये बेसिकली डिवाइडेड बाय क्या आपके पास, डिवाइडेड बाय 1 है। अगर 2 या 3 या 4 जीरोज आपके पास मौजूद हैं तो उसी तरह जिस तरह आपके पास ये ऊपर वैल्यूज जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस तरह नीचे जीरोज वाली वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आपको के की वैल्यू दे देंगी, ठीक है, 2.7। अब अगर मैं इस के की वैल्यू को देखूँ कि ये मेरे पास ट्रू वैल्यू है या मेरे पास ऐसी कोई वैल्यू है, ये गलत वैल्यू तो नहीं आ गई कहीं। तो पीछे हमने प्रीवियसली जब जे ओमेगा क्रॉसिंग फाइंड आउट कर रहे थे तो तब हम लोगों ने के की रेंज फाइंड आउट की थी, तो के की रेंज आपके पास क्या आई थी, 0 और 20 के दरमियान आनी चाहिए, तो ये आपके पास क्या है 2.7, ये बेसिकली आपके पास क्या आएगी 20 के दरमियान में ही आएगी। अब अगर आपने के की वैल्यू जो ग्राफ पेपर पे आप लोगों ने जो स्केल रखा हुआ है अगर आपने वो डिफरेंट रखा हुआ है तो डेफिनेटली आपके पास के की वैल्यूज़ क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी, लेकिन दैट वैल्यूज शुड बी इन द रेंज ऑफ के, ठीक है। अगर वो के की रेंज में नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने स्केल गलत सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आप स्केल को चेंज करके देखेंगे तो आपके पास के की वैल्यू उस रेंज के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। जब आपके पास के की वैल्यू आ गई, जैसे ही आपके पास के की वैल्यू आ गई तो हम अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करते हैं। अब आपके पास के की वैल्यू आ गई, फार्मूला आपके पास जो वेलोसिटी एरर कांस्टेंट का था वो क्या था, के वी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस 0 एस इंटू जी ऑफ एस। अगर मैं सिंपल उसके फार्मूले की बात करूं तो के वी आपके पास किस चीज़ के इक्वल था, लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू जी ऑफ एस। अब क्योंकि आपके पास कंपनसेटर भी बीच में ऐड है, आप कंपनसेटर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपके पास जो के वी की वैल्यू होगी वो चेंज होकर क्या बन जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी के वी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 एस इंटू जी सी ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ये जी सी ऑफ एस आपके पास क्या है, ये आपके पास बेसिकली कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। इनकी वैल्यूज मैं नीचे पुट कर देता हूँ, तो ये आपके पास कंपनसेटर की वैल्यू भी आ जाएगी और साथ आपके पास जी सी ऑफ एस की वैल्यू भी आएगी। अब जी सी ऑफ एस की वैल्यू मैंने 2.k की जगह 2.7 पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग अपना कंपनसेटर डिज़ाइन करेंगे। ये जीटा इज इक्वल टू 0.5 के ऊपर, तो वहाँ हमें के की वैल्यू का पता लग गया ना, वो 2.7 थी, ठीक है। तो इस पूरी इक्वेशन से अगर मैं इसे सॉल्व करूं, लिमिट अप्लाई करूं, इसे सिंप्लीफाई करूं, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली ए की वैल्यू आएगी विच इज़ इक्वल टू 0.13। बाकी चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ जीरो हो जाएंगी, तो आपके पास आखिर में ए बचेगा जिसकी वैल्यू आएगी 0.13, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, जिस तरह आप लोग पी आई के केस में ज़ीरो को प्लेस कर देते थे, पोल को प्लेस कर देते थे आप ऑरिजिन के ऊपर, तो वहाँ से आपके पास ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ आ जाती थी। तो यहाँ भी हम या ज़ीरो या पोल को अगर प्लेस कर दें तो हम दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग रूल यूज़ करते हैं, द लैग कंपनसेटर शुड बी प्लेस्ड दैट द रूट लोकस इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय पुटिंग द कंपनसेटर पोल एंड ज़ीरो नियर द ऑरिजिन, ठीक है। जिस तरह आप लोग पी आई के केस में ऑरिजिन के करीब पुट करते थे तो आपके पास रूट लोकस चेंज नहीं होता था, ठीक है, रूट लोकस सेम रहता था। सिर्फ आपके पास क्या होता था, उस पोल और जीरो आपस में कैंसिल आउट हो जाते थे, आपकी वो पॉइंट जिस पे आपने कंपनसेटर डिज़ाइन करना था वो रूट लोकस के अंदर आ जाता था। जनरली ये अब आपके पास एक रूल है, ठीक है, जनरली 10% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑरिजिन and the first pole on the negative real axis is taken for the location of compensator 0। अब आपने क्या करना है, एक जीरो प्लेस करना है रियल एक्सिस के ऊपर। अब रियल एक्सिस के ऊपर जीरो प्लेस करने के लिए हम लोगों के पास एक रूल है। रूल क्या कहता है कि आपके ऑरिजिन के करीब तरीन जो पोल पड़ा हुआ है नेगेटिव साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हाफ प्लेन पे जो करीब तरीन पोल पड़ा हुआ है उसकी जो पोजीशन है उसका अगर आप 10% ले लें तो जो वैल्यू आती है वहाँ पे आप एक ज़ीरो प्लेस कर दें। अब अगर हम अपने केस की बात करें तो हमारे केस में एक पोल पड़ा हुआ है जी ऑरिजिन के ऊपर, इसको तो हमने लेना नहीं है, वो कहता है ऑरिजिन के करीब तरीन, ठीक है। दूसरा पोल हमारा पड़ा हुआ है -1 पे, ठीक है। तो ऑरिजिन के करीब तरीन लेफ्ट साइड पे जो पोल पड़ा हुआ है वो बेसिकली -1 पे पड़ा हुआ है, तो -1 का 10% कितना होगा, 0.01। तो इसका मतलब है 0.01 के ऊपर आप 0.1 होगा, 0.1। तो 0.1 के ऊपर आपने क्या करना है, एक ज़ीरो प्लेस कर देना है। तो अब अगर मैं 0.1 के ऊपर, ये देखें ये हमने मेंशन कर दिया कि आपके पास जो जीरो है वो -0.1 पे आ जाएगा विच इज़ द 10% ऑफ 1। तो मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आया, ठीक है, जो मेरे पास उसका ट्रांसफर फंक्शन था वो क्या था, 1/AT डिवाइडेड बाई एस प्लस 1/T। ये मेरे पास कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन था ना।
तो अगर मैं 0 प्लेस करूं, 0 प्लेस करना है कहाँ पे करना है, 10% ऑफ द वैल्यू नियरेस्ट टू द पोल, नियरेस्ट टू द ऑरिजिन पोल। तो मेरे पास ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली 0 है मेरे पास। तो ये क्या चीज़ है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, पोल है। तो 0 मैंने प्लेस कर दिया उस रूल की मदद से, कहाँ पे, 0.1 के ऊपर। जब मैं 0.1 के ऊपर प्लेस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1/t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मीन्स मेरे पास -1/at इज इक्वल टू 0.1, माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 1/at इज इक्वल टू 0.1 रह जाएगा। यहाँ से a को मैं उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो पीछे मेरे पास क्या चीज़ बच जाएगी, पीछे मेरे पास क्या बच जाएगा, 1/at बच जाएगा, सॉरी 1/t बच जाएगा। 1/t इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 0.1। a की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की थी, क्या थी, 0.13। जब उसको पुट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 1/t की वैल्यू आ जाएगी, और 1/t मेरे पास क्या है, बेसिकली पोल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास पोल और जीरोस दोनों की पोजीशंस आ गई। ये देखें जी, C(s) पोल और जीरो दोनों की पोजीशन आ गई। 0 मैंने खुद प्लेस किया था, कहाँ पे प्लेस किया था, 0.1 पे। वहाँ से मैंने इस फार्मूले की मदद से क्या किया, 1/t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 1/t मेरे पास क्या है, पोल है, तो पोल की वैल्यू क्या आ गई, s प्लस 0.013। ठीक है, तो मेरे पास ये ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन आ गया ना। जब मेरे पास पोल और जीरोस की वैल्यूज आ गई, इसका मतलब है मेरे पास ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आ गया। तो ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन किसका है, कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या बना, वो क्या बना, GCF एज कंपनसेटर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल सिस्टम। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन आ गया। ठीक है, ये अब ओवरऑल मेरे पास सिस्टम का फंक्शन आ गया। एक मेरे पास क्या था, G(s) था, इससे पीछे मैंने क्या किया, एक कंपनसेटर लगाया GCF(s), दोनों आप कैस्केडेड हैं, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो मेरे पास ओवरऑल सिस्टम क्या बन जाएगा, मेरे पास ओवरऑल सिस्टम ये चीज़ बन गई। प्रीवियस केस में जब आप लोग PI कंपनसेटर डिज़ाइन कर रहे थे, तो PI के केस में आपके पास जो कंपनसेटर था वो क्या बना था, यहाँ आपके पास क्या आ जाते थे, जीरोस था। ठीक है, एक जीरो की वैल्यू आती थी s प्लस a, कोई जीरो की वैल्यू आती थी डिवाइडेड बाय s आता था, क्योंकि s क्या था, पोल था जिसे मैं ऑरिजिन के ऊपर प्लेस करता था। तो यहाँ से मेरे पास क्या आती थी, उसकी पोजीशन आ जाती थी, जीरो की पोजीशन आती थी, ये कंपनसेटर का ट्रांसफर फंक्शन बन जाता था। इसी तरह आपके पास लैग कंपनसेटर के केस में क्या होगा, आपके पास लैग कंपनसेटर केस में ये ट्रांसफर फंक्शन आपके पास बन जाएगा, ये वाला। जब इसे आप ओरिजिनल सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओवरऑल सिस्टम ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कैस्केडेड है। अब अगर मैं इस सिस्टम का जो मेरे पास आया है, कंपनसेटेड सिस्टम आया है, क्योंकि हमने वेरीफाई भी करना है ना, जो हमने कंपनसेटेड सिस्टम डिज़ाइन किया है वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, लिमिट s अप्रोचेस टू 0 s इंटू जी प्राइम ऑफ s। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, KV फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको याद हो, जिस वक्त आपका सिस्टम कंपनसेटेड अनकंपनसेटेड था, उस वक्त आपके पास वेलोसिटी एरर कांस्टेंट क्या आ रहा था, 0.2 आ रहा था। ठीक है, आपको प्रीवियसली याद हो, स्टार्ट में हमने बताया था लेक्चर स्टार्ट करते हुए। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि आपके पास जो KV है दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो अब ये जो आपके पास सिस्टम आया है, इस सिस्टम का अगर वेलोसिटी एरर कांस्टेंट इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब है जो आपने कंपनसेटर डिज़ाइन किया है वो आपने करेक्ट कंपनसेटर डिज़ाइन किया है। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, इसमें सॉल्व करूँ, KV की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो क्या आएगी KV की वैल्यू। ठीक है, यहाँ लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक है, लिमिट अप्लाई करें, s से ये s इस s से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी आपके अगर s की वैल्यूज़ को पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, KV इज इक्वल टू 2.7 मल्टीप्लाई, लिमिट अप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 0.1 होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4 इंटू 0.013। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास KV की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आपके पास आएगी 5.19। तो जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास स्टेडी स्टेट एरर कोफिशिएंट, जो वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट है, वो शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो ये देखें, ये 5 से ग्रेटर आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कंपनसेटर हमने डिज़ाइन किया है ये करेक्ट है। ठीक हो गया। तो ये था आपका आज का लेक्चर, लैग कंपनसेटर। चल अगर कोई चीज़ कोई इशू हुआ तो इंशाल्लाह वो हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।